वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक के बारे में और जानेंगे कि जनसंख्या का क्या रोल होता है सामाजिक परिवर्तन में। समाज को परिवर्तित करने में जनसंख्या किस प्रकार से भूमिका निभाती है, इस बारे में हम डिटेल से आज अध्ययन करेंगे। मतलब पूरी विवेचना करेंगे सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं जनसंख्या के आकार का प्रभाव किस प्रकार से समाज पर पड़ता है और उसके प्रभाव के कारण से जन्म दर, मृत्यु दर एवं आप्रवास एवं उत्प्रवास की समस्या किस प्रकार से होती है। उनमें जन्म मृत्यु दर किस प्रकार से है, आप्रवास उत्प्रवास क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी पर हम चर्चा करते हुए जनसंख्या की बनावट एवं सामाजिक परिवर्तन देखेंगे कि जनसंख्या की बनावट से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अब जनसंख्या की बनावट में जैसे कि आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, वैवाहिक स्तर के हिसाब से, ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है आते रहेंगे और आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ते रहेंगे। उसके बाद में जनसंख्या को हम देखेंगे आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार से जनसंख्या लाती है। साथ ही साथ सामाजिक संगठनों में जनसंख्या किस प्रकार से परिवर्तित करती है। राजनीति में जनसंख्या किस प्रकार से परिवर्तित करती है। साथ ही साथ युद्ध में जनसंख्या का क्या रोल होता है। उसके बाद में कोई क्रांति होती है तो उसमें जनसंख्या किस प्रकार से रोल अदा करती है, ठीक है, यानी भूमिका निभाती है। और जनसंख्या वैचारिक परिवर्तन किस प्रकार से करती है और साथ ही साथ सामाजिक प्रगति में जनसंख्या का क्या रोल होता है। तो इतने मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कहीं से भी प्रश्न कुछ भी पूछा जाएगा तो जनसंख्यात्मक कारक से अगर कुछ भी पूछा जाता है, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक से लेकर के या कारण को लेकर के, तो आप आसानी से उसको डील कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो मैं वीडियो जो है थोड़ा मतलब वीडियो में पूरा समग्रता के साथ आपको बताऊंगा, मतलब पूरा का पूरा अध्ययन करवाऊंगा। तो उनमें से आपको पूरा का पूरा आपको अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं करना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। आपको रटना नहीं, बस समझना है। ठीक है, क्या करना, समझ लेना है। वीडियो को 2 बार देखेंगे, एक बार में समझ ना आए दूसरी बार देख लीजिएगा, और दूसरी बार ना समझ में आए तीसरी बार देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा नहीं होता, बस थोड़ा सा सिलेबस है, उसको अपने हिसाब से आप कंप्लीट करेंगे, मतलब मेरे हिसाब से। और मैं आपको, आपका चौथा लेक्चर ये है और चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। साथ ही साथ मॉडल पेपर इसका अपलोड हो चुका है। मॉडल पेपर के प्रश्नों को देख लीजिएगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से हम देखते रहेंगे आगे चल करके। ठीक, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं भी देखूंगा, अगर मिलेगा तो मैं आपके सामने उसको भी लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको विश्वास हो कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस मात्रा में। हमने देखा है अधिकतर पेपर को, हमारे पास इस समय है नहीं क्योंकि वो घर पे पेपर रखा हुआ है और हम अलग हैं। ठीक है, इसलिए मिल नहीं पा रहा, तो आपके सामने वो पेपर नहीं दे पा रहे हैं। बाकी मिलेगा, घर जाऊंगा तो वहाँ से लाऊंगा पेपर, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक, आइए हम बात कर लेते हैं सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्यात्मक कारक की क्या विवेचना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, ये लेक्चर जो है बीए द्वितीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है और समाजशास्त्र पेपर 2 में आप पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, अभी आप पढ़ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन, तो सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को आप पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्या किस प्रकार से रोल निभाती है, सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी किस प्रकार से उत्तरदायी होती है, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों की भूमिका क्या है, सामाजिक कारकों की भूमिका क्या है, सांस्कृतिक कारकों की भूमिका क्या है। इन सभी से प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में बनते हैं। कोई प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाता है, कोई दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, तो आपको सब पढ़ना है डिटेल से। बस करना क्या है, आपको मॉडल पेपर देखना है, उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को आपको ध्यान में रख लेना है। वैसे ये सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे प्रश्नों को थोड़ा, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आपको अगर कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करनी है या कम समय में पेपर देना है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना भी समय आपके पास कम नहीं है कि आप मेरी पूरी वीडियोस ना देख सकें। बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा लेक्चर नहीं, बहुत ही कम समय में हमने कंप्लीट करवा रखा है अधिकतर चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट पेपर के आपने देखा होगा लगभग 20 से 21 वीडियो हो चुके हैं। ठीक, तो उन सभी को देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण रूप से, बिना इधर उधर की बातें आपको बताए हुए। सॉरी। चलिए दोस्तों, देखें यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं सामाजिक परिवर्तन की, तो एडाल्फ कास्ट पेरिस के सांख्यिकी तथा समाजशास्त्रीय समाज के पूर्ववर्ती अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? एडाल्फ कास्ट पेरिस। तो एडाल्फ कास्ट पेरिस नामक एक विद्वान है। ये सांख्यिकी तथा समाजशास्त्रीय समाज के पूर्ववर्ती
क्या रह चुके हैं, ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया, जनसंख्या के आकार और घनत्व के महत्व के संदर्भ में एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने, एडोल्फ कास्ट पेरिस ने। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया करने का प्रयास किया है कि सभी जो सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक परिवर्तन जननांकिकीय कारकों का परिणाम होता है। तो जो समाज में कोई समाज की प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है, समाज की प्रक्रिया मतलब हमने सामाजिक परिवर्तन में अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है। सामाजिक प्रक्रिया में सामाजिक प्रतिमान होते हैं, सामाजिक मूलदंड होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मापदंड होते हैं। ठीक है, कुछ नियम कायदे होते हैं समाज के। उन्हीं नियम कायदों में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन का कारण बताया जननांकिकीय कारण। अब जननांकिकीय कारण मतलब जनसंख्या से लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात मानते हैं एडोल्फ कास्ट पेरिस महोदय। एडोल्फ कास्ट पेरिस कहते हैं कि अपने सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं कि जो सामाजिक प्रक्रियाओं में सामाजिक परिवर्तन होता है वो पूर्ण रूप से, अधिकतर मैं बात करूं तो जननांकीय कारणों का परिणाम होता है। इनके सिद्धांत के विचार उनके पहले के विचारक एक आए थे, उनका नाम था एम कोसालेक्सी। तो एम कोसालेक्सी के सिद्धांत पर आधारित है। जो एडोल्फ कास्ट पेरिस महोदय का सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो एक विचारक थे, इनसे पहले उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, एम कोसालेस्की। तो एम कोसालेस्की के सिद्धांत पर क्या है, ये आधारित है इनका सिद्धांत, जिन्हें उन्हें अपना पूर्ववर्ती तथा अपने सिद्धांत का प्रवर्तक माना है। ठीक, जिन्हें क्या किया है उन्होंने, मतलब एडोल्फ कास्ट पेरिस ने क्या माना है, अपने सिद्धांत का प्रवर्तक माना है कि यही है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ी थी मोटी मोटा बातें जो है सामाजिक परिवर्तन को लेकर के जनसंख्या से संबंधित विद्वानों ने किस प्रकार से बातें कही है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के आकार का प्रभाव। तो जनसंख्या के आकार का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है समाज पर और सामाजिक परिवर्तन करता है, उसको देख लेते हैं। तो पहला देखिए, तो हम कितने प्रकार से देखेंगे, पहले तो देखेंगे जनसंख्या के आकार का प्रभाव। साथ ही साथ हमने सारी चीज़ें आपको बता ही दी है पहले वीडियो के शुरुआत में। ठीक है, तो एक एक करके सभी को हम डिस्कस कर लेंगे, अभी उसको बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता उतना उचित। तो आप देखेंगे जनसंख्या के आकार का प्रभाव पड़ता है, वो किस प्रकार से पड़ता है। देखें, जनसंख्या का आकार भी समाज को प्रभावित करता है मित्रों। ठीक, हमारे सामाजिक मूल्य आपको पता होंगे, जो सामाजिक नियम वगैरह होते हैं, सामाजिक वैल्यू होती है, तो वो सारी उसी मतलब सोशल वैल्यू को हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। आपको पता हो गया होगा सामाजिक मूल्य मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सामाजिक मूल्य, ठीक है, हमारे सामाजिक मूल्य, आदर्श मनोवृत्तियाँ, यानी जो हमारे पूर्वज लोग करते आए या फिर जो आदर्श रहा हो, आदर्श मतलब होता है आइडियल। तो कहते नहीं, इंडियन आइडल आपने सुना होगा, तो आइडियल मतलब क्या होता है, किसी के पथ पर ही जाना। कि लोग कहते हैं हमारे आदर्श गांधी जी हैं, हमारे आदर्श राम जी हैं, हमारे आइडल ये हैं, हमारे आइडल ये हैं। ठीक, तो उसी वही होता है आदर्श मनोवृत्तियाँ। तो जो आदर्श व्यक्ति रहे हैं उनके मनोभाव किस प्रकार से हैं, उनमें परिवर्तन आता है। लोग उन्हें अपने जो है आदर्श, उनको नहीं मानते। कोई अपने अपने पिता को आदर्श मानता है, कोई उनके समाज में हुआ होता है अच्छा, उनको आदर्श अपना मानता है, तो उनमें परिवर्तन होने लगता है। ठीक, तो वही यहाँ पे देखिए, सामाजिक मूल्य, आदर्श मनोवृत्तियाँ, जीवन यापन के ढंग। तो जीवन यापन के ढंग आपको पता होगा, लाइफ में जीने के लिए जो ढंग होते हैं, तरीका होता है, उसी को मैनर, जिसको मैनर आप कहते हैं। ठीक, तो लाइफ मैनर, तो जीवन यापन के ढंग सभी कुछ जनसंख्या के आकार पर भी निर्भर करते हैं। ठीक, ये सारे के सारे जनसंख्या के आकार पर ही निर्भर हैं। जिन देशों में जनसंख्या अधिक होती है मित्रों, वे देश शक्तिशाली होते हैं, और जिनकी जनसंख्या कम होती है वे देश क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। इसी प्रकार देश जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी वे गरीब होंगे, और जिनकी कम होगी वे संपन्न होंगे। ग्राम व नगर का भेद भी जनसंख्या के आकार पर ही निर्भर करता है। तो ध्यान रखेंगे, इतनी बात हुई, मतलब एक बात समझिए, यहाँ पे एक बात निकल कर आई कि जिस देश में जनसंख्या अधिक होगी, यानी जनसंख्या ज़्यादा होगी जिस देश में, उस देश में क्या होगा, तो उस जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे चाइना एक अपवाद है, चाइना में क्योंकि क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जनसंख्या तो ज़्यादा है ही, साथ ही साथ वहाँ का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। अब मैं बात कर लूँ मान लिया अपनी इंडिया की, इंडिया में देखिए क्षेत्रफल भी कम है। क्षेत्रफल कितना है, विश्व के जो है क्षेत्रफल का 2.25 इस प्रकार से है आपका। साथ ही साथ जनसंख्या कितनी है विश्व की परसेंट की, तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार, मतलब 2011। 2011 के अनुसार 17.5% विश्व की जनसंख्या केवल इंडिया में निवास करती है, मतलब 100 में से 17.5 लोग इंडिया के ही हैं। ठीक,
ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो अब भारत गरीब नहीं होगा तो कैसा देश होगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा, तो गरीब होगा। तो गरीबी क्यों आई भारत में? तो गरीबी क्यों आई? ताकि जनसंख्या बढ़ी। अब जब जनसंख्या बढ़ी तभी तो गरीबी आई। तो जनसंख्यात्मक कारक देखिए किस प्रकार से हावी हो रहा है। तो मान लिया कोई समाज है और समाज में जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उस समाज में परिवर्तन होगा, मतलब उस समाज में गरीबी होगी। जहाँ पे अधिकतर जनसंख्या होगी वहाँ पे गरीबी होगी, साधन कम होंगे। जैसे कि वहाँ पे मान लिया खेत 10 बीघा है, वहाँ पे जो है 20 आदमी आ गए तो आधा आधा बीघा सबको पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, समाज में कुछ परिवर्तन आएगा। समाज या फिर तो उच्चता की ओर जाएगा या निम्नता की ओर। तो जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो निम्नता की ओर, जनसंख्या कम होगी तो उच्चता की ओर। तो वही बात यहाँ पे बताई गई। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा और तरीके से इसको समझते हैं। तो जनसंख्या के आकार को निम्नांकित दो कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के आकार को दो कारक प्रभावित करते हैं, एक तो जन्म और मृत्यु दर, दूसरा आप्रवास या उत्प्रवास। ठीक, अब देख लेते हैं जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। जब किसी देश में मृत्यु की अपेक्षा जन्म दर अधिक होती है, यानी कोई ऐसा देश है जहाँ पे क्या हो, मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक हो, यानी आदमी मर कम रहे हो और जन्म ज़्यादा ले रहे हो, मतलब पैदा ज़्यादा हो रहे हो, मर कम रहे हो, तो जनसंख्या वृद्धि होती है। अब जाहिर सी बात है, आदमी जहाँ पे कम मरेगा, मृत्यु दर कम होगी, वहाँ पे मान लिया जनसंख्या मतलब जन्म दर अधिक होगी। जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी, आपको पता होगा ये तो जाहिर सी बात है। इसकी विपरीत स्थिति में जनसंख्या घटती है, मतलब जनसंख्या घटती जब जब जन्म दर एवं मृत्यु दर में कमी होती है या संतुलन होता है, तो उस देश की जनसंख्या में स्थिरता पाई जाती है। मतलब आपको कहने का मतलब ये, मतलब कहने का ये चाह रहा है कि जब जनसंख्या में जन्म दर जो होता है वो बढ़ेगा, तो मृत्यु दर जनसंख्या में जन्म दर बढ़ेगा और उसके बाद मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगर मान लिया इसका ठीक उल्टा, मृत्यु दर बढ़ गई किसी समाज में, मान लिया कोरोना दर बढ़ गई, जन्म दर कम हो गई। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं आई, कोरोना में इतने ज़्यादा लोग नहीं मरे, लेकिन हाँ कुछ लोग जैसे जर्मनी वगैरह में या फिर आप जो है पाश्चात्य यूरोपीय कंट्रियों में देखेंगे तो वहाँ पे प्रभाव पड़ा इसका। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम थी, मृत्यु भी हो गई, जन्म दर भी कम है। वहाँ की जो है जो जलवायु है वो ठंडी है, ज़्यादा गर्म जलवायु नहीं है। और अपने इंडिया की जलवायु जो है बहुत मतलब एकदम से थोड़ी ज़्यादा गर्म है, इसका भी प्रभाव पड़ता है जनसंख्या को बढ़ने में। अशिक्षितता भी है। जनसंख्या में जो है जनसंख्या बढ़ने के जो कारण होते हैं वो हम अलग वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे, वो आपका टॉपिक नहीं है। ठीक, वहाँ पे नहीं जाते हैं कि क्यों क्यों बढ़ती है क्यों नहीं बढ़ती है। ठीक, वो सारा अलग का मुद्दा है। अब यहाँ पे देखिए तो जनसंख्या जब जहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, मतलब मृत्यु दर बढ़ गई और जन्म दर कम हो गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जनसंख्या में कमी आ जाएगी। तो वही बात यहाँ पे घूम फिरा के कह रहा है। ठीक, देखें तो उस देश की जनसंख्या में स्थिरता पाई जाती है जिन देशों में जनाधिक्य होता है। जनाधिक्य मतलब जनसंख्या ज़्यादा रह रही है। इस प्रकार की प्रथाएं एवं रीति रिवाज पाए जाते हैं जिनके द्वारा जन्म दर को कम किया जा सके। वहाँ वृद्धों व अक्षम लोगों को मार देने की प्रथा को स्वीकार प्राप्त होती है। परिवार नियोजन व जन्म निरोध पर जोर दिया जाता है। कहाँ पे? जन्म दर एवं मृत्यु दर में कमी होती है या संतुलन होता है। जब जन्म दर या मृत्यु दर में कमी होती है या फिर संतुलन होता है तो उस देश की जनसंख्या में स्थिरता पाई जाती है। जिन देशों में जन आधिक्य होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी रहते हैं जिस देश में, वहाँ इस प्रकार की प्रथाएं एवं रीति रिवाज पाए जाते हैं। कौन से रीति रिवाज पाए जाते हैं? जिनके द्वारा क्या किया जाए, जन्म दर को कम किया जा सके, ताकि जो है जन्म दर कम हो सके। वहाँ पे प्रथा पाई, जैसे वहाँ वृद्धों व अक्षम लोगों को मार देने की प्रथा। तो कोई कोई ऐसे देश है जहाँ पे बूढ़े लोगों को मार दिया जाता है। ठीक, और कहीं कहीं पे मतलब वो प्रथा है उनकी कि मार दिया जाता है। जैसे जन्म जैन धर्म में आप देखेंगे तो वहाँ पे संथारा प्रथा ले लेते हैं। तो जो बुढ़े हो जाते हैं यानी बूढ़े हो जाते हैं वो संथारा प्रथा ले लेते हैं। संथारा मतलब होता है कि अन्न जल त्याग देते हैं और वो अपने आप को जो है जितने दिन जीते हैं उतने दिन जीते, नहीं तो आप उनका काम तमाम मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो वही होता है जिनके द्वारा जन्म दर को कम किया जा सके, वहाँ वृद्धों व अक्षम लोगों को मार देने की प्रथा स्वीकृत प्राप्त होती है। और जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं प्रथाएं, वहाँ पे कानून होता है परिवार नियोजन। जैसे कि परिवार नियोजन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पिल्स वगैरह है, उसके बाद में बहुत सारे जो है उपकरण आ चुके हैं परिवार नियोजन को मतलब कंट्रोल करने में, मतलब परिवार नियोजन में। ठीक है, जन्म निरोध पर जोर दिया जाता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं।
इसके विपरीत जिन देशों में जनसंख्या कम होती है, जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है उसका हमने बता दिया। अब जहाँ पे जनसंख्या कम होती है उसका देख लीजिए। जहाँ पे जनसंख्या कम होती है वहाँ स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होती है। तो जहाँ जहाँ पे जनसंख्या कम होगी वहाँ पे स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होगी? ऊंची होगी। जन्म निरोध में गर्भपात तथा परिवार नियोजन की विपरीत धारणाएं पाई जाएंगी। अब वहाँ पे परिवार नियोजन जैसी कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। जहाँ पे मान लिया रसिया है, रूस है, रूस में जनसंख्या बहुत कम है, तो रूस में जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे परिवार नियोजन जैसी समस्या उतनी बड़ी नहीं जितनी भारत में है। तो वहाँ पे परिवार नियोजन नहीं होगा, लेकिन भारत में परिवार नियोजन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो वहाँ की स्त्रियों की से अभी एक मैं बात करूँ, वहाँ पे एक जो है इरिट्रिया, इरिट्रिया देश है। वहाँ पे इरिट्रिया में जो है क्या हुआ था, वहाँ पे जो है गृह युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वहाँ पे जो है दो शादी करनी अनिवार्य है, मतलब एक पुरुष पे दो स्त्रियां होती हैं, मतलब दो महिलाएं शादी करेंगी उससे। इरिट्रिया में क्या होगा, वहाँ पे गृह युद्ध हुआ, सभी लोग मर गए। अब जो है वहाँ पे क्या हुए हैं, बहुत कम 500 महिलाएं बची हैं। 445 या 545 महिलाएं हैं उस पे, 1000 पुरुष पे, सॉरी, एक मतलब 445, सॉरी 545 पुरुष है वहाँ पे और 1000 महिला। तो 1000 महिलाओं पर 545 पुरुष है इरिट्रिया में, इसलिए वहाँ पे दो शादी करना अनिवार्य हो गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ एक एक को मतलब लोग संभालते संभालते परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, इसके विपरीत जिन देशों में जनसंख्या कम होती है वहाँ स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होती है। जन्म निरोध, गर्भपात तथा परिवार नियोजन के विपरीत धारणाएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ वहाँ जन्म दर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो जाएं। ठीक, आगे देखते हैं जन्म दर में वृद्धि के कारण। जन्म दर में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानव प्रजनन करे, मता का बढ़ जाना, स्वास्थ्य में वृद्धि, शारीरिक रोगों में कमी तथा बाल विवाह आदि। अगर किसी समाज में आपको जनसंख्या बढ़ानी है तो आप जो है मानव प्रजनन में जैसे कि क्या हो कि वो मतलब स्वास्थ्य अच्छा खासा होगा तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी। साथ ही साथ शरीर में रोगों की कमी होनी चाहिए। बाल विवाह मतलब छोटे पे 12 वर्ष या 13 वर्ष में विवाह ही कर दिया जाए, उसकी तब लड़के अधिक होंगे। ठीक, जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है और देश में गरीबी, बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात आदि प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लोगों के जीवन स्तर में कमी आ जाती है। अपराध, भ्रष्टाचार आदि बढ़ने लगते हैं। इसी प्रकार जब जनसंख्या घटने लगती है तो देश की प्राकृतिक संपदा का दोहन नहीं हो पाता, मानव शक्ति कम हो जाती है, जिससे आर्थिक व सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। तो जब मनुष्य कम रहते हैं तो वहाँ पे श्रम पूंजी, मतलब पूंजी जो होती है या फिर जो श्रम शक्ति होती है वो कम होती है। किसी देश में मान लीजिए जनसंख्या कम है तो वहाँ पे श्रम के लिए, मजदूरों के लिए दूसरे देशों से बुलवाना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूँ सऊदी अरब वगैरह की कंट्रिया में, सऊदी अरब वगैरह में, यमन, ओमान, जो है कतर, बहरान, इराक, ईरान, ठीक है, इन सभी देशों में क्या होता है, सऊदी अरब वगैरह में यहाँ से जो है, यहाँ पे जनसंख्या कम है, यहाँ से बुलाते हैं लोग, जाते नहीं इंडिया से, देखते हैं सऊदी अरब गए, कोई दुबई गया, कोई कुवैत गया। ठीक, तो लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने। इंडिया में क्या है, श्रम बल बहुत ज़्यादा है। इंडिया दुनिया का सबसे जवान देश अगर मैं बात करूँ तो जो है युवा देश बोला जाता है भारत को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग युवा लोग हैं। ठीक, और किसी देश में इतने नहीं है, तो जो है युवा में सबसे आगे है इंडिया अपना। तो यहाँ से लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे श्रम बल है, कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, आर्थिक नियंत्रण होगा, मतलब अगर कोई काम करना होगा तो मशीन नहीं भी है तो लोग कर देंगे उसको। ठीक, तो वही चीज़ें हैं। यहाँ पे बता रहा है अगर प्राकृतिक संपदा का दोहन नहीं हो पाएगा, संपदा का दोहन भी नहीं हो पाता है। आगे हम बढ़ते हैं। मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिससे समाज में वयोवृद्ध अनुभवी लोगों की वृद्धि होती है, जो नए परिवर्तनों के विरोधी होते हैं। वे नवीन आविष्कारों को क्या करते हैं, कम करना स्वीकार, मतलब उसको मानना स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, जिससे सामाजिक प्रगति एवं निर्माण के कार्यों में मतलब ठेस लगने लगती है, मतलब रुकावट होने लगती है। इस प्रकार जन्म दर, मृत्यु दर सामाजिक परिवर्तन को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। अगर जन्म दर होगा तो मतलब कोई ना कोई कारक प्रभावित होगा, समाज का जो है, चाहे अर्थतंत्र प्रभावित हो, चाहे सामाजिक तंत्र प्रभावित हो, चाहे सांस्कृतिक तंत्र प्रभावित हो, या फिर आपका कोई भी तंत्र प्रभावित होता है। तो अगर जनसंख्या में अगर नियंत्रण है या जनसंख्या ज़्यादा है तो भी परिवर्तन होगा, जनसंख्या कम है किसी समाज में तो भी समाज में परिवर्तन होगा। इस प्रकार से जनसंख्या के आपने देखे विभिन्न पहलुओं को समझा जाना। अब दूसरा देख लेते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। ठीक है, हमने बताया था किसके, जनसंख्या के, हमने कौन से कारक में, जनसंख्या के आकार का प्रभाव बताया था। तो उसमें दो हमने बताए थे, जन्म दर तथा मृत्यु दर, तो उसको वो हो गया कि ये किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करते हैं आप्रवास और उत्प्रवास की। तो देखें आप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है।
ठीक, चलिए। तो जनसंख्या की गतिशीलता भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। गतिशील स्थान पे जाना ये परिवर्तन का द्योतक होता है, मतलब परिवर्तन को दिखाई देता है, मतलब परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। जब किसी देश में विदेश से आकर बसने वालों की संख्या अधिक हो जाती है तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। जैसे हमने बताया यमन, ओमान, कतर, बहरान, कुवैत, ईरान, इराक, इन सब में जनसंख्या वृद्धि हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि यहाँ पे बाहर से लोग जा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया से लोग बहुत अधिक मात्रा में जा रहे हैं कमाने के लिए वहाँ पे, ठीक। तो वहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब किसी देश से लोग विदेशों में जाकर रहने लगे तो उस देश की जनसंख्या घटने लगती है। अब मान लिया इंडिया से लोग बहुत मात्रा में जाएंगे अलग विदेशों में तो इंडिया में भी लोगों की कमी हो जाएगी, लेकिन इंडिया में कमी नहीं होगी। मैं वैसे बता रहा हूँ, मान लिया इंडिया ना होता कोई और देश हो, इंडिया को उदाहरण ले लीजिए आप, जो है एकदम से वास्तविक रूप में मुझे कल्पना करिए आप कि इंडिया से लोग जो है सऊदी अरब जा रहे हैं, बहुत लोग कमाने के लिए, ठीक है। अब कमाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं तो अब वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होगी, सऊदी अरब में जनसंख्या बढ़ेगी और इंडिया की जनसंख्या क्या हो रही, घट रही है। मान लिया यहाँ इंडिया में 20 लोग थे या 100 लोग थे तो 100 में से मान लिया 50 चले गए तो 50 की कमी यहाँ पे इंडिया में हो गई और 50 की वृद्धि वहाँ पे मान लिया जो है 10 जनसंख्या थी तो वहाँ पे 60 हो गई। अब सऊदी अरब की जनसंख्या 60 हो गई जबकि इंडिया की कितनी बची, 50 बची। तो वही कह रहा है कि तो उस देश की जनसंख्या घटने लगती है। विदेशों में अपने देश में जनसंख्या के आने को आप्रवास, यानी विदेशों से किसी देश में जनसंख्या आने को आप्रवास कहते हैं तथा अपने देश से विदेश जाने को क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, अब देखिए मैं इसको अपनी भाषा में अगर समझाना चाहूँ आपको, अगर मान लें इंडिया से कोई अगर विदेश जाता है, अगर इंडिया से कोई विदेश जाता तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रवास। तो इंडिया से अगर आप सऊदी अरब जाएंगे तो उसको उत्प्रवास कहेंगे। अगर सऊदी अरब से या अमेरिका से या फिर कहीं से कोई व्यक्ति अपने देश में आता है, भारत में आता है कमाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, आप्रवास कहते हैं, आप्रवास। तो यानी आओ प्रवास, आओ प्रवास, अब यहाँ पे कुछ चीजें करो, ठीक। तो आओ प्रवास से आप जा सकते हैं जो चीजें, जो व्यक्ति विदेशों से आए भारत में या फिर किसी देश में आता है, विदेशों से अपने देश में आए उसको आप्रवास, और अपने देश से विदेशों में जाए तो उत्प्रवास, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जनसंख्या की गतिशीलता भी दो प्रकार की हो सकती है, दैनिक व कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से, या फिर जो है आप बोल सकते हैं सोरोकिन ने लिखा है दैनिक व कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से, दो प्रकार से, या फिर एक दिन 2 दिन की हो या फिर अस्थायी रूप से वहीं पे टिकना हो उसको, ठीक। सोरोकिन एक विद्वान है, कृत्रिम सोरोकिन का पूरा नाम है। इन्होंने लिखा जनसंख्या के बारे में, लिखा कि जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करता है। मनोवृत्ति क्या होती है, आप मनोवृत्ति मतलब एटीट्यूड हो सकता है आपका, ठीक है। मनोवृत्ति को आप एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति, तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ें रिलेटेड, मन की वृत्तियाँ क्या हैं, उनकी बातें क्या हैं मन की, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मतलब उनके मनोभाव में चल रही होती हैं। तो इन सभी में परिवर्तन उत्पन्न करता है कौन, जनसंख्या। किसके, व्यक्तियों में के चरित्र में परिवर्तन करता है, न्यायप्रियता में परिवर्तन और मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है, ठीक। साथ ही साथ जनसंख्या की गतिशीलता के कारण विभिन्न प्रजातियों के लोगों के क्या होता है, लोगों के बीच में संपर्क होता है मित्रों। और जब लोगों के बीच में संपर्क होता है तो क्या होती है, संस्कृतियां आदान प्रदान होती हैं। क्या होती हैं, संस्कृतियां आदान प्रदान होती हैं। इससे क्या होगा, प्रजातीय मिश्रण होगा। प्रजातीय मिश्रण के फलस्वरूप क्या होगा, जनसंख्या की प्राणशास्त्रीय रचना में परिवर्तन होगा। परिवर्तन के मानसिक, बौद्धिक व नैतिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। इस प्रकार से जब दूर दूर दराज की जनसंख्या किसी दूसरे देश में जा कर के बस जाती है तो उस देश की जनसंख्या क्या होती है, जो लोग बसे हैं वहाँ पे जाकर के उनके संस्कृतियों से भी प्रभावित होती है, या फिर जो लोग वहाँ पे बसे हैं वो उनकी संस्कृतियों से प्रभावित होते हैं। दो कंडीशन हो सकती हैं, मान लिया कोई व्यक्ति भारत से विदेश जा रहा है अमेरिका में, तो भारत की संस्कृति भी कुछ ना कुछ फैलाएगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट इंडियन वो सारी चीज़ें नहीं बोलेगा। वहाँ पे कुछ जाएगा तो लोग पूछेंगे उससे कि इंडिया से आए हो तो वहाँ की संस्कृति कैसी है, किस प्रकार से लोग रहते हैं, खान पान कैसा है, पहनावा ओढ़ावा कैसा है, वेशभूषा कैसी है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। तो आप उसको बताएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, किस प्रकार से कार है, कार में 4 चक्के हैं, 5 चक्के हैं, दाहिने तरफ से जो है ड्राइविंग की जाती है, बाएं तरफ से ड्राइविंग की जाती है, किस प्रकार से की जाती है। तो आप वहाँ की भी चीज़ें सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, उसके उनके भी समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, उनके मनोवृत्तियों में, उनके चरित्र में परिवर्तन आएगा। जैसे इंडिया से आप जाओ, भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा वहाँ पे बढ़िया सुना दो,
तो उनके चरित्र में परिवर्तन आएगा, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आएगा उनके, ठीक है। और वो आए या वहाँ से आए यहाँ, वो मतलब ईसाई के बारे में बता दें, जो ईसा मसीह है उनके बारे में बता दें, तो हो सकता है तुम्हारे मनोवृत्तियों में, नैतिक मूल्य में परिवर्तन हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जनसंख्या के फलस्वरूप। अगला देखते हैं हम, जनसंख्या की बनावट एवं सामाजिक परिवर्तन। जनसंख्या की बनावट के हिसाब से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है उसको हम देख लेते हैं। जनसंख्या की बनावट का सामाजिक परिवर्तन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की बनावट को तय करने में लिंग, अनुपात, आयु, वैवाहिक संबंध, व्यवसाय, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता आदि का विशेष महत्व होता है मित्रों। जब इन कारकों में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। हम यहाँ इनमें से कुछ कारकों का उल्लेख करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। जनसंख्या की बनावट एवं बनावट से सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, क्यों, कैसे होता है। जैसे लिंग, आयु, अनुपात, ठीक। तो लिंग, अनुपात, आयु, वैवाहिक संबंध, व्यवसाय, ठीक है, इन सभी के हिसाब से हम देखते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं आयु के हिसाब से। आयु के हिसाब से यानी एज, एज क्या महत्वपूर्ण फैक्टर निभाता है। अगर एज में परिवर्तन हो रहा है, आयु में परिवर्तन हो रहा है, तो फिर परिवर्तन होगा समाज में। देखिए, तो यदि किसी देश में वृद्ध लोगों की तुलना में युवक और बच्चे अधिक हैं तो परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार किया जाएगा। मान लिया किसी समाज में परिवर्तन करना है, वहाँ पे युवा जनसंख्या ज़्यादा है, वृद्ध मतलब बूढ़े लोग कम हैं, ठीक है। जब बूढ़े लोग कम होंगे वहाँ पे, मतलब जो ज़्यादा आयु वाले हैं वो कम होंगे, तो वहाँ पे परिवर्तन अच्छे मात्रा में अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कंडीशन बुरी हो, मतलब वृद्ध लोग ज़्यादा हों, बूढ़े लोग ज़्यादा रह रहे हों और जवान लोग कम हो, मतलब तो क्या होगा, वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। वो परिवर्तन का बहिष्कार करेंगे, फिर विरोध करेंगे परिवर्तन का। जैसे मान लिया भारत समाज की मैं बात करूं, तो भारत समाज में आज जो है लिविंग रिलेशनशिप, मान लिया एक ले ले हम मुद्दा, लिविंग रिलेशनशिप। तो अब अगर समाज के वृद्ध व्यक्तियों से आप पूछेंगे, एक लड़का एक लड़की साथ में रहे बिना शादी के, तो तुरंत आपको सोंटा लेकर के खेदेंगे, घर से मारेंगे पड़ाक पड़ाक। अबे बचवा भी पढ़ लो, उसके बाद में जो है साथ में रहना, ठीक है। तो वो नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन जो है अभी अभी आप जो है युवा लोगों के जो है युवा लोगों से पूछेंगे, अधिकतर युवा हो, नई नई शादी हुई हो या फिर उनके अभी बच्चे छोटे हो, ठीक है, अपने बच्चों को कोई नहीं कहेगा कि में रहे। लेकिन अगर युवा लोगों से भी पूछो जा करके, तो कहेंगे हाँ ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप, अभी कानून बनने लगे लिविंग रिलेशनशिप पे कि हाँ साथ में रह सकते हैं। तो अभी जो है अगर विरोध करेंगे बूढ़े लोग या फिर जो बूढ़े लोग होंगे, वो विरोध करने सड़क पे उतर जाएंगे। तो जो है मैं बात करूँ तो युवा लोग जो है वो भी विरोध करने उतर जाएंगे, जो है उल्टे, कि हाँ नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो तो परिवर्तन अगर करना है तो उसमें आयु सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर निभाता है। परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये आयु भी जो है करता है। देखिए, इसका कारण ये है कि जो है वयोवृद्ध व्यक्ति रूढ़िवादी होते हैं एवं परिवर्तन विरोधी होते हैं तथा प्रथाओं के कठोर पालन पर बल देते हैं। जो प्रथाएं पुरातन से चली आई, उन्हीं पर वो बल देते हैं और नई प्रथाओं को नहीं आने देते। अधिक आयु के लोगों की अधिक जनसंख्या होने पर सैनिक दृष्टि से वह समाज कमजोर हो जाता है। मतलब सैनिक की दृष्टि से देखें, अगर कहीं पे ज़्यादा बुढ़े रहे तो समाज कमजोर हो जाता है। युवा लोगों की अधिकता होने पर वह देश और समाज नवीन आविष्कार करने में सक्षम हो जाता है। वहाँ के लोगों की कार्य शक्ति अधिक होती है, इसलिए वे निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ऐसे समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांतियाँ आने के अवसर मौजूद रहते हैं। किंतु जनसंख्या में युवा जनों का अधिक अनुपात होने पर अनुभवहीन लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो युवा लोग होते हैं वो तत्कालीन चीज़ें करते हैं, मतलब तुरंत जोश में आए, और नया खून है तो जोश में आएंगे तो सारी चीज़ें कर लेंगे, उल्टे पुल्टा कर। बूढ़े लोग होते हैं वो उनके पास अनुभव होता है, हालांकि उनके पास रूढ़िवादी दिमाग भले ही है, वो पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन वो किस प्रकार से है, वो अनुभवी व्यक्ति हैं। तो अनुभव जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो जो है अगर ज़्यादा लोग अनुभव भी मतलब ज़्यादा लोग युवा होंगे तो अनुभवहीनता होगी समाज में, ज़्यादा वृद्ध लोग होंगे तो अनुभव होगा समाज में, लेकिन नए नए आविष्कार नहीं होंगे, शरीर सैनिक दृष्टि से मजबूत नहीं होगा, ठीक। तो वही यहाँ पे बताया कि अनुभवहीन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। अनुभव के अभाव में समाज में कई प्रकार की त्रुटियां होने की संभावना होती रहती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयु संरचना सामाजिक परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला हम देख लेते हैं लिंग। लिंग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्स डिफरेंस जिसको, ठीक।
तो लिंग देखते हैं हम, लिंग के हिसाब से देखिए समाज में स्त्री और पुरुषों का अनुपात जो होता है, तो स्त्री और पुरुषों का अनुपात भी सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करता है। जिन समाजों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, उसमें स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है। अब मैं बात करूं इरिट्रिया की, तो इरिट्रिया में दुई दुई शादी होती है। तो दुई शादी हुई मतलब एक जो मर्द के दो जो है औरत होंगी, तो दो औरत होंगी, तो वहाँ पे स्त्रियों की निम्न दशा होगी। जैसे कि वहाँ पे मजबूरी है, पुरुष की भी मजबूरी है कि करेगा शादी, लेकिन अब उनकी जो है, अब देखेंगे वहाँ पे जो है एक जो है महिला जो होती है वो दूसरी महिला को अपने पति के साथ नहीं देख सकती, या फिर एक पुरुष दूसरी पुरुष को अपने महिला के साथ नहीं देख सकता। तो ये प्रकार की जो होती हैं, तो उनमें क्या होगा, ग्लानि हमेशा मन में भरी रहती है, हमेशा जो है उस घर में झगड़ा होता रहता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जिस समाज में पुरुषों की अधिकता मतलब पुरुषों की कमी होगी, स्त्रियों की अधिकता होगी, वहाँ पे स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति होती है वो निम्न होती है, लो होती है, मतलब वहाँ पे स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं होती। वहाँ बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होता है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ जहाँ पे पुरुषों की संख्या अधिक होगी मित्रों, वहाँ बहुपद विवाह का प्रथा का प्रचलन होगा तथा कन्या मूल प्रथा का प्रचलन पाया जाएगा। और पत्नी प्राप्त करने हेतु पुरुषों में प्रतियोगिता पाई जाएगी, मतलब प्रतियोगिता लगाई, जहाँ पे स्त्रियाँ कम होगी वहाँ पे पुरुष ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे पुरुषों की क्या होगी, निम्न स्थिति होगी। साथ ही साथ बहुत सारे पुरुषों की शादी भी नहीं होगी, और इसके लिए क्या करेंगे, बहुत प्रतियोगिता रखेंगे कि हाँ, मतलब जैसे स्वयंवर पहले होता नहीं था, तो उसी प्रकार से कोई प्रतियोगिता रखेंगे कि हाँ धनुष उठा लोगी तो शादी हो जाएगी, नहीं उठा पाओगी तो नहीं होगी। ठीक, तो इस प्रकार से कोई प्रतियोगिता रख सकते हैं। परिणाम स्वरूप स्त्रियों को अच्छे पति मिल जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे जो है पुरुष अधिक होते हैं। ऐसे समाजों में स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा की संख्या कम होती है। जिन समाजों में पुरुषों की अधिकता होती है, वहाँ परिवार व समाज में पुरुषों का प्रभुत्व भी पाया जाता है। जहाँ किसी समाज में लिंग अनुपात में अंतर आता है, तब भी उस समाज में परिवर्तन घटित होता है। ठीक, जो समाज में स्त्री पुरुष के हिसाब से देखेंगे, जहाँ पे स्त्री ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे स्त्रियों की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, निम्न होगी। जहाँ पे पुरुष ज़्यादा होंगे वहाँ पुरुषों की स्थिति क्या होगी, निम्न होगी। पुरुषों को विवाह करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है लिंग के हिसाब से। अगला देखते हैं वैवाहिक स्तर के हिसाब से, वैवाहिक स्तर। ठीक, देखिए विवाह के हिसाब से, विवाह समाज की एक प्रमुख सामाजिक संस्था होती है। स्त्री पुरुषों का वैवाहिक स्तर भी सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है मित्रों। जिन समाजों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है, वहाँ प्रथा का बहुपत विवाह का मतलब होता है बहुत सारे पति होते हैं। जनजातियों में अभी भी बहुपत विवाह का प्रचलन है, और बहुपत्नी विवाह का भी। एक होता है भ्रातृक बहुपत विवाह, एक होता है जो है अभ्रातृक बहुपत विवाह। भ्रातृक बहुपत विवाह में क्या होता है, जो पत्नी होती है वो मान लिया जैसे कि एक भाई है, उसके चार भाई, मतलब एक जो है लड़का है किसी व्यक्ति के, वो चार भाई है, मतलब तो चार लोग हैं, मतलब चार भाई है, तो बड़े जो है लड़के की शादी होती है, तो बाकी के तीन जो होते हैं स्वतः ही उसके पति स्वीकार कर लिए जाते हैं। कोई कोई चीज़ें बताते हैं कि पांचाली जो थी उनका जो है ये सारे लोग उस प्रथा को मान रहे हैं। ठीक, तो मतलब उनकी तीन की शादी ना हो, वो मंडप में फेरे वगैरह लें चाहे ना ले, लेंगे उनकी शादी हो जाएगी। तो बहुपद विवाह जो होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, हमने विवाह संबंधित एक चैप्टर बनाया है, अच्छे तरीके से समझाया बहुपद विवाह क्या होता है। बहुपद विवाह दो प्रकार का होता है, भ्रातृक बहुपद विवाह और अभ्रातृक बहुपद विवाह। तो जो भ्रातृक बहुपद विवाह होता है उसमें भाई भाई होते हैं। तो भाई की शादी किसी स्त्री से होती है तो चार के चारों भाई उस स्त्री के पति होते हैं। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से उस समाज में, तो उस समाज में चारों पति होते हैं। ठीक है, अब वो किस प्रकार से मैनेज करते हैं वो खुद ही जानते हैं। साथ ही साथ अभ्रातृक बहुपद विवाह में क्या होता है, भाई भाई नहीं रहते हैं, अलग अलग से लोग होते हैं, लेकिन पत्नी एक होती है, और पत्नी एक मतलब स्त्री एक होगी, बाकी तमाम सारे पुरुष होंगे। तो क्या करेगी, चाहे वो एक कमरा जो है अलग बनवा लेते हैं घर से, या फिर क्या होता है वो अपने ससुर मतलब अपने ही घर में स्त्री रहती है, और बारी बारी से पति लोग आते रहते हैं और अपने अपने दुख सुख का अनुभव बांटते रहते हैं। ठीक, तो ये होता है बहुपद विवाह। और बहुपत्नी विवाह इसी प्रकार से होता है। बहुपत्नी विवाह में जो है इस प्रकार का विवाह मतलब नहीं होता कि भ्रातुक अभ्रातुक, उसमें बहुपत्नी विवाह में होता है कि बहुत सारी पत्नियां रख सकते हैं आप। ठीक, तो जनजातियों में ये भी प्रथा जो थी, अभी हिंदू समाज में भी था कि दो पत्नियां रख सकते हैं, मतलब दो पत्नियां रख सकते नहीं थे, दो पत्नी रखने का अधिकार था नहीं हिंदुओं में, लेकिन राजा महाराजा देते थे। राजा दशरथ तीन पत्नी रखे थे। ठीक है, उसके बाद में और भी लोग जो है दो दो पत्नी, अभी भी आप आरी पड़ोस में देखेंगे दो पत्नी। तो ये क्यों रखते थे कि ये पुत्र प्राप्ति नहीं होती। हिंदुओं में एक व्यवस्था है सनातन धर्म में कि जब जो है किसी व्यक्ति शादी कोई कर लिया हो, उसके उसको संतान प्राप्ति ना हो रही हो,
क्योंकि हिंदुओं में संतान प्राप्ति सबसे बड़ी एक भूमिका होती है। क्योंकि व्यक्ति को क्या होता है कि जो आग मतलब जब आपका अंतिम संस्कार होता है तो आग देने के लिए लड़के का होना अति आवश्यक होता है। जब लड़के का होना आवश्यक होता है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो एक स्त्री से मान लो संतान नहीं हो रहा, कोई रोग है या फिर किसी प्रकार की कोई दूसरी शादी व्यक्ति करता है तो फिर वो संतान उत्पन्न करता है। ठीक, संतान में लड़का जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिंदू समाज में। ठीक, आगे हम देखते हैं, जिनमें स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है वहां पे बहुपत्नी विवाह पाई जाती होगी, बहुपत्नी प्रथा पाई जाती होगी। इस प्रकार से बाल विवाह एवं विलंब विवाह की प्रथाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। जहां बाल विवाह का प्रचलन होता है वहां परिवार का निर्माण शीघ्र हो जाता है। बाल विवाह पहले विवाह होगा तो ज्यादा ही लड़के हो जाएंगे, जल्दी परिवार बढ़ेगा, तथा कम उम्र में ही व्यक्ति पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। व्यक्ति का मानसिक विकास और सामाजिक विकास क्या होगा, रुक जाएगा। इसलिए जो है बाल विवाह को बैन कर दिया गया, क्योंकि सामाजिक विकास प्रभावित होता है इससे। कमजोर एवं रूढ़ संतानें पैदा होती हैं। जब जो है जब जल्दी विवाह हो जाता है तो उससे कमजोर संतानें पैदा होती हैं। ठीक, इससे समाज में मृत्यु दर क्या होती है, बढ़ जाती है, लोग जल्दी जल्दी मरने लगते हैं। पहले देखा होगा आपने, बाल विवाह होता था और लोगों के 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, उनमें से 6 बच्चे हुए तो उनमें से 3 बच मर जाते थे, 3 ही बचते थे, और उस पर स्वास्थ्य का भी विकास नहीं था। साथ ही साथ क्या होते, बच्चे कुपोषण के शिकार होते थे। कोई बच्चा उनमें से ऐसा पैदा होता था जिनके मतलब कोई हाथ में कुछ चीज मतलब हाथ में कोई अंग नहीं काम कर रहा तो कोई पैर का अंग नहीं काम कर रहा। इस प्रकार से शरीर का इधर उधर का कोई ना कोई अंग बेकार रहता था पहले के लोगों में। लेकिन अब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ क्या बढ़ा है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बाल विवाह भी बैन हुआ है। अब बाल विवाह मतलब आप अगर इस स्त्री है, मतलब अगर लड़की की शादी करनी नहीं कर सकते हो और लड़के की शादी करनी तो 21 साल से पहले नहीं कर सकते हो। ठीक, तो विवाह जो जो बहु विवाह सॉरी जो बाल विवाह होता है वो घातक होता है। उससे बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं और बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। ठीक, संतानें कैसी पैदा होती हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से उनका निर्माण सही नहीं हो पाता, इसलिए वो सही से पैदा नहीं होते। ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतानें शारीरिक और मानसिक रूप से निर्माण एवं परिवर्तन का कार्य करने में अक्षम होती हैं। दूसरी ओर विलंब विवाह से उत्पन्न संतानें शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से सक्षम होती हैं, किंतु कभी कभी यह स्थिति अनैतिक व्यवहारों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होती है। मान लीजिए ज़्यादा दिनों तक आप शादी नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप जो है सामाजिक रूप से कुछ गलत काम भी करते हैं इधर उधर जा करके, तो शादी 21-18 बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ इसी तरह से विधवाओं और विधुरों, विधवा कौन होता है, जिनके जो पति मर जाते हैं उनको विधवा कहते हैं, और जिनकी पत्नी मर जाती है उनको विधुर कहते हैं। तो विधवाओं और विधुरों की संख्या एवं जनसंख्या का सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सामाजिक परिवर्तन लाने में योग देते हैं। यदि किसी समाज में जनाधिक्य है तो उसके निम्न सामाजिक परिणाम होते हैं। कौन कौन से परिणाम? पहला तो होगा परंपरा और रीति रिवाज पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रभाव सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी, ठीक, या घटेंगी, देखेंगे। अगला तो परंपरा और रीति रिवाज पर कैसे प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। यदि किसी देश में मान लिया अधिक जनसंख्या है तो वहाँ क्या होगा, संतति मतलब निरोध, परिवार नियोजन एवं कानूनी रूप से गर्भपात को उचित ठहराने का प्रयास रखा जाएगा। मान लिया कोई देश है वहाँ पे अधिक जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पे परिवार नियोजन पर फोकस किया जाएगा। जैसे भारत, तो भारत में परिवार नियोजन को बढ़ावा रूप से भी दिया है, तो अगर इससे प्रभावित होता है। ठीक, अगला देखते हैं सामाजिक समस्याएं। अधिक जनसंख्या अगर किसी समाज में है तो समाज में अशिक्षा फैलेगी, गरीबी फैलेगी, बेरोजगारी होगी, भुखमरी होगी, भिक्षावृत्ति होगी। भिक्षावृत्ति मतलब होता है भीख मांगने की प्रक्रिया। कुपोषण होगा, मतलब एक अपंग पैदा होंगे बच्चे। अपर्याप्त आवास होगा, मतलब उनको घर नहीं मिलेगा रहने के लिए। गंदी बस्तियां होंगी, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो गंदगी तो होगी ही। चिकित्सा के क्षेत्र में कमी आएगी, यातायात संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी, प्रशासन संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी। मजदूर की अब जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो लोगों को खाने पाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कोई चोरी करेगा, कोई डाका मारेगा, कोई जो है जेब काटेगा किसी की, कोई गहना चुराएगा। इससे क्या होगा, कानून पर प्रभाव पड़ेगा। जो है कानून मतलब जो जहाँ जिस थाने में 4 पुलिस रखने थे उसमें 10 पुलिस रखने पड़ेंगे। ठीक, इससे क्या होगा, आर्थिक तंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा सरकार के। ठीक, तो मजदूरी की समस्याएं भी पनपती हैं उसमें। महंगाई बढ़ेगी, बीमारी होगी, अकाल होगी, दुर्घटना बढ़ेगी, मतलब जनसंख्या बढ़ने की बहुत ज़्यादा जो है हानियाँ होती हैं। ठीक, अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। जनसंख्या व आर्थिक परिवर्तन। जनसंख्या किस प्रकार से आर्थिक परिवर्तन करती है उसको देख लेते हैं।
तो यदि किसी देश में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनशक्ति में भी वृद्धि होती है, फलस्वरूप मजदूर सस्ते होते हैं और सस्ती वस्तुएं उत्पादित की जा सकती हैं। किंतु दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ने पर वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती है, अतः उत्पादन करने में नई नई वस्तुओं के आविष्कार करने पड़ते हैं। अधिक जनसंख्या कभी कभी राष्ट्रीय आय बढ़ने में भी सहायक होती है, तो कभी डालती है। जैसे भारत की मैं बात करूं तो भारत ने अधिक समृद्धि को ठेस पहुंचाई है, जबकि रूस में आर्थिक समृद्धि के लिए जनसंख्या ही उत्तरदायी है। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जनसंख्या मान लिया दो तरह से प्रभाव डाल सकती है आर्थिक तंत्र पर, आर्थिक परिवर्तन कर सकती है। जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, श्रम शक्ति जो है ज़्यादा मिलेगी आपको, सस्ते दामों में मिल जाएगी, सस्ते दामों में मजदूर मिल जाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा, जिससे आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, अर्थतंत्र बढ़ेगा। लेकिन जनसंख्या मान लिया ज़्यादा है तो इसका एक निगेटिव प्रभाव ये पड़ता है जनसंख्या ज़्यादा होने का। अभी अभी हमने आपको चीज़ें बताई कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आपको जहाँ पे 10 जो है 10 मोटरसाइकिल बनानी थी उसमें आपको 20 मोटरसाइकिल बनानी पड़ेगी, या फिर 20 मतलब हर एक चीज़ों की जो प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है उपभोग करने वाले हैं। ठीक, तो इस प्रकार से वहाँ पे दो प्रकार के प्रभाव डालती है जनसंख्या, नकारात्मक प्रभाव आर्थिक तंत्र पर और सकारात्मक प्रभाव यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव, दो प्रकार के इफेक्ट डालती है। अगला देखते हैं सामाजिक संगठन एवं जनसंख्या। अब सामाजिक संगठन पर जनसंख्या का क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार से परिवर्तन लाती है सामाजिक संगठनों में, उसको देखते हैं। जब किसी देश में जनसंख्या के नत्व और तत्व और आकार या फिर उसके जो है जनसंख्या के मतलब आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है तो नगरीकरण बढ़ता है। तो जब जनसंख्या के मतलब आकार में वृद्धि होती है तो नगरीकरण बढ़ता है, विशेषीकरण और श्रम विभाजन में वृद्धि हो जाएगी। तो आपने देखा होगा शहरों में नगरीकरण होता है, नगरीकरण में बहुत सारे लोग होते हैं। अभी हर एक मार्केट में आप चले जाएंगे तो कहीं पे मोबाइल लगी तो मोबाइल के साथ कम से कम 20-25 मोबाइल एक साथ लगेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे साइकिल लगी तो साइकिल की 5-6 दुकानें साइकिल की लगी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, तो वो जो श्रम विभाजन होता है उसको निर्धारण करने में क्या हो जाता है, दिक्कत होने लगती है जब जनसंख्या बढ़ जाती है। परिवार और विवाह के विभिन्न स्वरूप अस्तित्व में आ जाते हैं। परिवार विवाह, परिवार कई प्रकार के बन जाएंगे, जल्दी जो है जनसंख्या बढ़ेगी जल्दी बंटवारा होगा, एकाकी परिवार बनेंगे, संयुक्त परिवार टूट जाएगा, एकाकी परिवार बनेंगे। ठीक है, सामाजिक संगठन के जो नियम होंगे वो फ्लॉप होने लगेंगे। ठीक है, विवाह के अनेक अनेक प्रकार होंगे, कोई व्यक्ति उनमें से गंधर्व विवाह यानी प्रेम करके विवाह करेगा, कोई जो है अरेंज मैरिज, कोई लव मैरिज, कोई कोर्ट मैरिज, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विवाह का प्रचलन हो जाएगा। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार की रचना पर जनसंख्या की कमी और अधिकता का भी प्रभाव पड़ता है, हमने जैसे बताया अभी। आगे देखते हैं, अगला प्रभाव राजनीति पर भी जनसंख्या डालती है। देखें कैसे, राजतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद और आदि पर क्या होता है, जनसंख्या के आकार का काफी प्रभाव पड़ता है। किसी देश की मित्रों क्या किसी देश की जनसंख्या बढ़ने पर उसका जो सैनिक शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। ऐसे देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं। दास प्रथा, सामंतवाद भी जनाधिक्य के ही परिणाम होते हैं। बहुत ज्यादा ही लोग हो जाएंगे अगर किसी देश में, तो क्या होगा, दास प्रथा होने लगेगी, लोग जो है जबरदस्ती कार्य करवाने लगते हैं। सिगड़ी प्रथा आपने राजस्थान में सुनी होगी, एक होती सिगड़ी प्रथा। सिगड़ी प्रथा में क्या होता था, लोग क्या करते थे, मान लिया तुमको 10,000 रुपये दिए और 10,000 रुपये तुम नहीं पटा पा रहे हो तो उनके यहाँ हमेशा काम करोगी। अब तुमको खरीद लिया 10,000 रुपये में, तो अब बस 2 वक्त की रोटी मिलेगी, खाना खाओ, पेट भरो और काम करते रहो। ठीक, अगला देखते हैं, युद्ध पर किस प्रकार से जनसंख्या प्रभाव डालती है। तो कई विद्वानों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अधिक जनसंख्या युद्धों को जन्म देती है। पिछले 2 महायुद्धों में इस बात का प्रमाण मिलता है। नहीं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 में जाकर के खत्म हुआ, जब जापान में के 2 शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा। ठीक है, लिटिल मैन और फाइट मैन, 2 बम गिराए थे अमेरिका ने। ठीक, तो किस प्रकार से 2 महायुद्धों में इस बात का परिणाम मिलता है, जनाधिक्य होने पर क्या होता है, अधिकाधिक आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है। जब किसी देश में जनसंख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, लोग अधिक साधनों का उपयोग करना चाहते हैं। क्या क्या पाएँ, क्या हड़प लें, वो देश सोचता है कि कितनी चीज़ें हम पाएँ, कितना संसाधन, भौतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं सबको हम प्राप्त कर लें। तो उसी में क्या होगा, नदी का जल रोकेगा कोई, कोई कहेगा ये समुद्र मेरा। जैसे चाइना को आज देख लीजिए, चाइना क्या कर रहा है,
वो साला चाइना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब वो पूरा का पूरा समुद्र में कब्जे आ रहा है। उसमें जो है एक प्रादेशिक रेखा होती है कि 12 किलोमीटर, वो 12 नॉटिकल मील या 200 नॉटिकल मील तक आपके जो है आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, और 200 नॉटिकल मील फाड़ दिया, तारवादी नीति बनाया हुआ है चाइना। ठीक, तो वही सारी चीजें हैं। तो क्या होता है, इससे क्या होगा, जब जनाधिक होगा, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो नदियों में या समुद्रों में द्वीप बनाना चाहेंगे देश, अपने अपने द्वीप बनाएंगे, तो कोई देश उस पर हमला करेगा। इस प्रकार से होगा तो क्या होगा, युद्ध में क्या हो, युद्ध होने लगेगा किसी समाज में, जिससे प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में से युद्ध करना होता है। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग युद्ध करते, बहुत सारे देश इधर उधर से हमेशा युद्ध करते हैं, जैसे आर्मेनिया अजरबैजान का भी शुरू हुआ था, मुद्दा में है। आगे देखते हैं हम क्रांति पर किस प्रकार से जनसंख्या प्रभाव डालती है। आगे देखते हैं क्रांति। जब देश में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है अथवा ह्रास होता है, यानी कमी होती है, तो ये स्थिति क्रांति के लिए उत्तरदायी होती है। तो या तो तीव्र गति से संख्या बढ़ जाएगी तो क्रांति होगी, या फिर घट जाएगी तो क्रांति होगी, क्योंकि इसके कारण समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उतार चढ़ाव आते हैं। निम्न वर्ग व उच्च वर्ग में उथल पुथल मच जाती है। जनाधिक्य होने पर लोगों को पर्याप्त आर्थिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, अतः उनके मन में शासन के प्रति विरोध या विद्रोह पैदा होता है, संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, और लोग क्रांति का और परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। मान लिया जैसे मोदी जी हैं, अभी किसानों के लिए बिल आया, अब किसानों के लिए बिल आया, मोदी जी ने बिल लेकर के आया। अब यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या मान लिया बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या क्या हो जाए, विरोध करने लगी, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब जनसंख्या विरोध करने लगेगी, उसका एमएसपी का जो आई है, मतलब जो नियम आया है कृषि संबंधी कानून, हालांकि वो ऐसा कुछ में कोई गलत बातें नहीं कही गई हैं ज़्यादा, ना उसमें किसानों का ज़्यादा हानि हो रही है, लेकिन फिर भी जो है, अगर मान लिया बहुत ज़्यादा लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या होंगे, लोग परिवर्तन चाहेंगे, क्रांति करेंगे लोग। जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो क्रांति चाहेंगे, और वह फिर अगले साल जब चुनाव होगा तो वोट नहीं देंगे उनको, तो उस हिसाब से परिवर्तन लाना चाहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम, जनसंख्या वैचारिक परिवर्तन किस प्रकार से लाती है, मतलब विचारों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखें, जनसंख्या के आकार और घनत्व में, आकार क्या होता है जनसंख्या का, कितनी जनसंख्या, और घनत्व किस प्रकार से जनसंख्या कहाँ पे कितनी जनसंख्या रह रही है। परिवर्तन होने पर जब उसके आकार और जनसंख्या, मतलब आकार में और घनत्व में परिवर्तन होता है जनसंख्या के, तो लोगों के विचारों में भी परिवर्तन होता है। जब जनसंख्या में गतिशीलता होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जनसंख्या जाती है, तो समाज में समानता, प्रजातंत्र, सहिष्णुता और सामाजिक समन्वय के विचार पनपते हैं। गतिशीलता का अभाव संकीर्णता को जन्म देता है। जब मित्रों आप देखे होंगे, मान लिया आप घर पे रहते होंगे, आप मान लिया आप बाहर गए पढ़ने, तो जब तक घर पे रहते हैं तब तक माँ बाप की उतनी याद नहीं आती, गांव वगैरह के लोगों के प्रति आपके मन में द्वेष ईर्षा भरी होती है। लेकिन जब मान लिया आप मेरी बात करूं, तो मैं जो है अपने घर से कानपुर आया, तो जब मैं कानपुर आया तो यहाँ पे जब पहले दिन मैं यहाँ पे था तो खूब अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो बढ़िया है, शहर है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह खूब देख देख मगन थे, एकदम से खुशी थे। ठीक है, कोचिंग गए, वहाँ पे जो है बैठे, तब ये सारी चीज़ें, मतलब ये सब तो थोड़े दिन तक अच्छा लगा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे याद आने लगा कि हाँ यार घर पे और अच्छा लगता था, और यहाँ पे खाना खुद ही बनाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, सब ये सारी बातें मन में आएंगी। अब जब वहाँ से कोई व्यक्ति आता है घर से, तो घर से व्यक्ति जब कोई आएगा तो मतलब वही व्यक्ति मान लिया तो उससे झगड़ा किए हो मान लिया 10 दिन पहले, और जब घर से वही व्यक्ति कोई आएगा तो इतना लगेगा कि हाँ मतलब पूरा मतलब क्या मिल गया हमको, पिज्जा मिल गया खाने को, इस प्रकार से मन करेगा। ठीक, तो वही सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे वैचारिक परिवर्तन होता है। मतलब जब जो है कोई व्यक्ति कहीं से जाता है, तो जब तक वहाँ पे रहेगा तब तक मान लिया बगल वाले के लिए उसके मन में विचार कुछ दूसरे हैं, लेकिन वही बगल वाला जब उनके यहाँ पे आता है, उनके शहर में अलग रहते हैं, वहीं पे जाता है, तो तुरंत पानी नहीं पिलाएंगे ला करके, उनके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। तो गतिशीलता वैचारिक परिवर्तन को मतलब गतिशीलता के कारण से क्या होता है, वैचारिक परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है। ठीक, आगे देखते हैं सामाजिक प्रगति और जनसंख्या। सामाजिक प्रगति मतलब समाज में प्रगति किस प्रकार से होती है जनसंख्या के कारण से। तो विभिन्न जनसंख्या शास्त्रियों ने सामाजिक प्रगति और विभाग का संबंध जनसंख्यात्मक कारकों से जोड़ा है। जब किसी स्थान की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है तो उसकी अंतिम परिणति के रूप में होती है। इसी प्रकार यदि जनसंख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है, मतलब जो है बाद में घटती जाती है, तब भी सामाजिक विनाश के अवसर बढ़ते जाते हैं। इसलिए समुचित सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, साहित्यिक एवं कलात्मक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि देश में संतुलित जनसंख्या हो। देश में संतुलित जनसंख्या होगी तभी प्रगति होगी किसी समाज की और विकास होगा, अन्यथा प्रगति नहीं होगी समाज में। ठीक,
ध्यान रखेंगे। तो अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो भी बेकार है, कम है तो भी बेकार है। जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? समन्वयात्मक रूप से होनी चाहिए। मित्रों, आपने अब सभी प्रकार की चीज़ों को समझ लिया। हमने क्या क्या समझा, एक बार फिर से मैं बता दूं। हमने समझा सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्या किस प्रकार से पड़ता है? दो प्रकार से पड़ता है, जन्म दर एवं मृत्यु दर एवं आप्रवास एवं उत्प्रवास। दूसरा हमने समझा जनसंख्या की बनावट से सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। बनावट में हमने आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर, ये सारी चीजें समझी। अब वैवाहिक स्तर में हमने दो चीजें आपको बताई थी, परंपरा एवं रीति रिवाज पर प्रभाव पड़ता है वैवाहिक स्तर से, साथ ही साथ सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा हमने बताया था जनसंख्या व आर्थिक मतलब जनसंख्या के कारण से आर्थिक परिवर्तन होता है समाज में, ठीक है, और सामाजिक संगठन में जनसंख्या के कारण परिवर्तन होता है, राजनीति में जनसंख्या के कारण परिवर्तन होता है, युद्ध में जनसंख्या के कारण परिवर्तन होता है, क्रांति में जनसंख्या के कारण परिवर्तन होता है, मतलब क्रांति होती है किसी समाज में जनसंख्या के कारण से, ठीक है। जनसंख्या से वैचारिक परिवर्तन होता है, साथ ही साथ जनसंख्या से सामाजिक प्रगति भी होती है। तो इतनी सारी चीजें होती जनसंख्या से, ध्यान रखेंगे इतनी बातों को। फिर मिलेंगे मित्रों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।